हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम सिविक्स का चैप्टर लेकर आए हैं इस वीडियो में, यानी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 आज हम यहाँ देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि कहता है ऑन इक्वालिटी। इक्वालिटी पे बेस्ड है ये चैप्टर। नाउ व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी का सिंपल भाषा में अगर मैं एक वर्ड में मतलब समझना चाहूँ तो समानता। नाउ व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी होता क्या है? इक्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, और अगर कितनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हम आसपास जो चीज़ें रोज़ की ज़िंदगी में जो हम फेस करते हैं, क्या सच में हमें उतनी इक्वालिटी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? तो आज हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक कांता की स्टोरी को देखेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के पहले ही पेज पर मेंशन है। छोटे छोटे बॉक्सेस के फॉर्म में स्टोरी बनी हुई है, आप उसको देखें और समझें, और हम लोग साथ साथ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये सीरीज देखिए। सबसे पहले ये एक लाइन देखिए, ये आप इमेज की फॉर्म में भी देख पा रहे होंगे कि कैसे ये एक लाइन है जो इलेक्शन वाले डे के लिए है। अब इलेक्शन वाले डे के लिए जो लाइन होती है वो तो जायज़ सी बात है, लोग वोट करने जाते हैं, ठीक है ना। जब हम वोट करने जाते हैं तो ऑन द इलेक्शन डे कांता, जो कांता कौन है? एक डोमेस्टिक वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। यानी ये सभी के सभी लोग अपने वोट के लिए इस लाइन में खड़े हैं। अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि सबसे पहले नंबर पर मंजीत कौर है, जो कि एक टीचर है। तो कैसे चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर डोमेस्टिक वर्कर खड़े हैं जो हमारे ही घरों में काम करते हैं। और इस लाइन के आखिरी में अशोक जैन जी हैं, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है ना। तो वोट करने के टाइम पे कैसे सभी एक तरीके से इक्वालिटी के बेसिस पर एक लाइन में खड़े हैं अपने अपने नंबर का वेट करने के लिए, ठीक है। तो कांता की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कैसे ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है? कांता बोलती है, इजंट इट गुड सूजा? सूजा मतलब जो सुजाता है, उसको शॉर्ट में इसने सूजा बोला हुआ है। इजंट इट गुड सूजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री? इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। नाउ हु इज जैन साहब? द लास्ट वन, अशोक जैन, इंडस्ट्रियलिस्ट। ये जैन साहब है जिनके घर किरण जो है वो काम करती है, सॉरी कांता जो है वो काम करती है। तो कांता कहती है सुजाता को कि इजंट इट गुड सुजाता दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री? इवन जैन साहब भी जो है वो हमारी ही तरह हमारी ही लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता कहती है यस, राइट। अब कांता का नंबर आ गया, तो कांता क्या बोली? सुजाता बोली, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। जायज़ सी बात है, हम हमेशा उसी कैंडिडेट को वोट करना पसंद करते हैं जिसके प्रोमिस से हमें कोई ना कोई या थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा होता है। जब हमें फ़ायदा ही नहीं होगा तो हम उस XYZ कैंडिडेट को वोट क्यों देंगे अपने एरिया में आने के लिए या अपने देश में आने के लिए, ठीक है ना। आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो जैन साहब हैं उन्होंने भी वोट दे दिया है, तो जैन साहब ने बोला कि ठीक है, विल सी यू लेटर कांता। तो कांता ने बोला यस नमस्ते साहब, ठीक है। उसके बाद गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क हर फॉर सम एडवांस। अब कांता जो है वो सुजाता से बोलती है कि मेरी जो गुड़िया है उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, पर उससे पहले मुझे साहब के घर का काम ख़त्म करना है और अपने एडवांस के बारे में पूछना है। घर पहुंचती है, उसके बाद हेयर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। कांता अपनी बेटी को बोलती है कि कुछ खा लो, जब मैं शाम में काम करके वापस आऊँगी देन विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। कांता क्या सोचती है या क्या फील करती है कि मेरी गुड़िया जो है वो बार बार इसीलिए बीमार हो रही है क्योंकि हमारी बस्ती कभी साफ़ ही नहीं रहती, हमेशा गंदी होती रहती है, हमेशा उसके आसपास जर्म्स, गंदगी, बदबू, स्मेल, ये सब चीज़ें जो हम लोग फेस करते हैं उसकी वजह से मेरी गुड़िया बार बार बीमार पड़ जाती है।
वो जैसे ही कांता अपने साहब के घर काम करने जाती है तो साहब की जो मैम है वो बोलती हैं मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। वो कहती हैं कि सारे कोनों में अच्छे से ध्यान से साफ करना है, ठीक है। अच्छा, जब वो अपने एडवांस की बात करती है तो मैम उसको एडवांस देती हैं, हियर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। यानी वो कहती है कि ये रहो आपका एडवांस, बट इसकी हमेशा बार बार एक हैबिट मत बना लेना कि आप बार बार एडवांस के लिए एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो वो कहती है नो मैडम, ठीक है। उसके बाद सेम इवनिंग, अब देखिए सेम इवनिंग में क्या है, कांता अपनी बच्ची को लेकर लाइन में खड़ी है ओपीडी के लिए और अपनी बेटी को बोलती है जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, जैन मैडम एंड जैन साहब मे स्टैंड इन लाइन टू वोट बट they never have to do it when their child are sick. This is the fact. This is the fact. कांता ये सोचती है कि जैन लोग या जैन साहब या जैन मैडम जो हैं ज़रूर खड़े होते होंगे वोट के लिए एक लाइन में, बट दे नेवर हैव टू डू इट, ये वो कभी नहीं ऐसा करते होंगे जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे, क्योंकि बच्चे जब उन लोगों के बीमार होते होंगे तो वो तो पैसा देकर लाइन लगे बिना ही अपना काम करवा लेते होंगे। यानी सिंपल भाषा में बोला जाए तो पैसा फेंक तमाशा दे, ठीक है ना। तो अब आप स्टूडेंट्स ये लोग बताइए, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है? क्या इक्वालिटी सिर्फ वोट के लिए एक लाइन में अमीर गरीब देखे बिना, सेक्स देखे बिना, यानी कौन मेल है कौन फीमेल है, या ये कह लो कि रिलीजन के डिसीजन डिफरेंसेस क्रिएट किए बिना एक लाइन में खड़ा होना इक्वालिटी है? तो कहाँ गई वो बात जो कांता को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है अपनी बेटी के नंबर के लिए, इलाज के लिए, जो वो लाइन में खड़ी है। कांता एक ऐसी बस्ती में रहती है जहाँ पर कितनी गंदगी है, जिसकी वजह से बार बार उसकी बेटी बीमार पड़ती है। क्या इसे कहते हैं इक्वालिटी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इक्वालिटी एक्चुअली में है क्या, ठीक है। नाउ अब हम इंडेक्स में देखने वाले हैं कि हम इंडेक्स में इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर के अंदर इक्वालिटी और उसके वेरियस फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, यानी वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। वो स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस कैसा है, वो पढ़ने वाले हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी हम ये पढ़ने वाले हैं। मिड डे मील की स्कीम और इशू ऑफ इक्वालिटी इन अनदर और अदर डेमोक्रेसी हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक है इक्वल राइट टू वोट। इक्वल का मतलब आप समझते हैं, यानी बराबर। राइट टू वोट यानी सबको जो है इक्वल राइट टू वोट की इक्वालिटी है, यानी बराबर में इक्वल राइट्स मिले हुए हैं हमें वोट करने के लिए, जो कि आपने कांता की स्टोरी में हमने देखा भी था, डिस्कस भी किया था कि कैसे एक ही लाइन में टीचर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए और जैन साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैसे एक ही लाइन में अपने वोट के नंबर के लिए वेट कर रहे थे। वहाँ पर कोई मैटर नहीं कर रहा था कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन काला है, कौन गोरा है, किसका क्या रिलीजन है, किसका क्या सेक्स है, सब एक ही लाइन में अपने वोट के लिए, वोट के नंबर के लिए वेट कर रहे थे। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, नाउ डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है? अब जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल होता है, ठीक है। जितने भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री देखेंगे इन द वर्ल्ड वाइड, आप देखेंगे कि ज़्यादातर मैक्सिमम सबको इक्वल राइट का अधिकार है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया हो गया, ऑल एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट। ऑल एडल्ट्स का मतलब यहाँ पे एडल्ट्स को ही क्यों कंसिडर किया गया है, आपको क्यों नहीं किया गया है? अब जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास 7th में होंगे वो तो ये सोच रहे होंगे कि अब तो मैं 7th क्लास में आ गया, अब तो मैं इनफ बड़ा हो रहा हूँ एज वाइज, तो मुझे वोटिंग राइट क्यों नहीं है? तो क्या है कि वोटिंग राइट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एडल्ट को ही सिर्फ एंटाइटल किया गया है वोट देने के लिए, क्योंकि रूल ये कहता है कि उनको ये लगता है कि आप अभी इतने इनफ मैच्योर नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किसको पार्टी में लाना चाहिए, किसको पावर में लाना चाहिए, जो जिसको हम वोट कर सकें, ठीक है। तो जैसे ही 18+ की जो कंडीशन आ जाती है एज पे, उनको एडल्ट्स का कंसिडरेशन मिलता है और उन्हीं को ही वोटिंग राइट के लिए आगे प्रोसीड किया जाता है। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल एडल्ट्स जो कि 18 साल से ऊपर हैं आर एंटाइटल्ड टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। नो मैटर्स किसी का क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या सेक्स है, मेल है, फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता, बस 18 एंड अबव होना चाहिए और वो उस डेमोक्रेटिक कंट्री में वोट कर सकती हैं।
तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रोसीजर को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ही मतलब है कि ऑल एडल्ट्स आर एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। दिस इज करेक्ट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यही है जितने भी लोग 18 से ऊपर हैं वो वोट दे सकते हैं। इसी को तो इक्वालिटी भी कहा जाता है, तभी तो इक्वल समान देखा गया है। कोई कास्ट का इसमें पंगा नहीं है कि भैया आप इस कास्ट से हैं या आप ये रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, या ठीक है आप मेल हैं तो आप वोट दे सकते हैं और आप फीमेल हैं तो आप वोट नहीं दे सकती। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। इक्वालिटी यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो आइडिया बिल्कुल टोटली बेस्ड करता है आइडिया ऑफ इक्वालिटी से। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए आता है यहाँ से, डज द इक्वालिटी इन वोटिंग एंश्योर द इक्वालिटी इन ऑल स्फेयर? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि अगर इक्वालिटी इन वोटिंग जो देखी जाती है, क्या हर जगह उसी लेवल पर, उसी सभी स्फेयर्स में इक्वालिटी हर लोग फेस करते हैं? जैसे कि कांता फेस कर रही थी। कांता कहाँ रहती है? बस्ती के अंदर, जहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी मतलब साफ़ सफाई है ही नहीं, जो कि इसके जैन साहब के घर में उसकी मैडम बोलती है कि आप सभी कॉर्नर्स पे अच्छे से क्लीन करना। ठीक है। कनेक्ट करो स्टोरी के साथ, कनेक्ट करके चलोगे हर चीज़ समझ आएगी, हर चीज़ को समझते हुए चलोगे। ठीक है ना। अब जैसे कांता कैसे डॉक्टर के लिए एक लाइन में खड़ी थी, अगर उसके जैन साहब होते तो क्या वो लाइन में खड़े होते? तो डज द इक्वालिटी इन वोटिंग एंश्योर द इक्वालिटी इन ऑल स्फेयर? येस और नो? रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। नाउ अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी कैसी होती है? पीपल इन डेमोक्रेटिक इंडिया मे हैव द राइट टू वोट बट whose daily living and working conditions are far from equal। ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये कहते हैं कि पीपल जो हम लोग हैं इन डेमोक्रेटिक इंडिया, हमारे पास ज़रूर इक्वल वोटिंग राइट तो होगा, पर हमारी जो लिविंग कंडीशन है, डेली जो हमारी लिविंग कंडीशन है या हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो फार दूर है हमारे इक्वालिटी से, हमारे इक्वल होने से। हमारी वर्किंग कंडीशंस, हमारे डेली लिविंग थिंग्स, लिविंग चीज़ें वो बहुत दूर हैं। सिर्फ वोटिंग राइट मिलने से हमारा इक्वालिटी नहीं आती है। अगेन कनेक्ट कीजिए कांता की जो सिचुएशन थी, जो उसने फेस करी। क्या अगर हम सब इक्वल होते, क्या अगर हमारी इक्वालिटी होती तो क्या कांता को उसी तरीके से वेट करना पड़ता कैसे वो लाइन में अपनी बीमार बेटी के साथ वेट कर रही थी? अगर हम लोग इक्वल होते तो डेफिनेटली कांता की वर्क बैकग्राउंड भी ऐसा ही होता कि वो भी पैसे देकर बिना लाइन में खड़े हुए आगे उसका ट्रीटमेंट के लिए बढ़ सकती थी। बट हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में मे हैव द राइट टू वोट, ज़रूर हमें राइट टू वोट मिला होगा, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो बहुत दूर है, फार है इक्वल से। अब किस तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो फेस होता है, किस ग्राउंड के बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट जो फेस होता है, जो सोसाइटी फेस करती है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, ऑन द बेसिस ऑफ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। कितनी जगह आपने देखा होगा हम लोग अपर कास्ट के हैं या लोअर कास्ट का बस यही चल रहा होता है, या फिर इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन कितनी बार फेस करना पड़ता है। तो इन दिस सेंस पीपल आर हाईली डिवाइडेड डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड इक्वली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए ये सब कैटेगरीज नहीं लाता। कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम सब बराबर हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सबको एक ही नज़र से देखता है। बट हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है, इन दिस सेंस पीपल, हम लोगों ने ही आपस में एक दूसरे के साथ इतने अनइक्वल ट्रीटमेंट लाए हुए हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, अपने आसपास देखिए जहाँ पर अनइक्वालिटी हो रहा है। आप तो आजकल की जनरेशन है, आप तो अब तक बढ़ता बच्चा है, तो देखिए हमारे समाज में कहाँ पर इतना अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो उस चीज़ को ना करें, उस चीज़ को अवॉइड करें और आगे बढ़ें, इक्वालिटी के साथ काम करने की कोशिश करें। अभी हम लोग जो है आगे जो है 2 स्टोरीज देखने वाले हैं, स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो सबसे पहले हम लोग स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो है हम लोग वाल्मीकि जी की स्टोरी देखने वाले हैं। अब वाल्मीकि जी की स्टोरी जो है वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है कि कैसे हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, कि कैसे कांता जो है वोटिंग के टाइम पर एक लाइन में खड़ी थी और सब एक बराबर एक ही लाइन में खड़े हैं। बट कैसे इक्वालिटी के सामने कास्ट सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आया है, हम इस स्टोरी में वो पढ़ने वाले हैं। अब कास्ट सिस्टम आप ज़्यादातर कहाँ देखेंगे? हम लोग मैरिजेस में देखते हैं। क्या होता है,
अब आप 7th क्लास में हैं, अब आप बड़े हो जाएंगे, आपको जो भी काम करना है, जो भी प्रोफेशन चूज़ करना है, लेट्स से गवर्नमेंट जॉब करनी है या अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने मान लो वो सब कर लिया। जब शादी की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पेरेंट्स जो हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि जो लड़का है या लड़की है वो सेम कास्ट का होना चाहिए। आप रेयर ही देखेंगे कि आपकी आसपास भी कोई शादी हुई है, या ठीक है मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप अपनी फैमिली में सबसे बात कीजिएगा और पूछिए कि किसकी शादी बिना किसी सेम कास्ट के किसी अदर कास्ट में किसी उसकी मैरिज हुई है। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम जो है वो हम सबसे ज़्यादा मैरिजेस में नोट करते हैं। शादी के दौरान हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो सामने हमारा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो सेम कास्ट का हो। तो वन सच एग्जाम्पल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इज हाईलाइटेड बाय द ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑल्सो। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी कास्ट बेस्ड जो इनइक्वालिटी है उसको कैसे हाईलाइट किया है अपनी स्टोरी में, अपनी एक बुक में। ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज अ दलित राइटर। दलित का मतलब मैं अभी बताती हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वो एक दलित राइटर थे। अपनी उन्होंने ऑटोबायोग्राफी, अब आप एक इमेज भी देखिए, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये बुक है झूठन अ दलित्स लाइफ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन हिज ऑटोबायोग्राफी झूठन ही एक्सप्रेस हिज एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी सफर्ड बाय हिम। ओम प्रकाश जी भी जो है एक दलित बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में झूठन जो एक बुक है उसमें कैसे अपना एक्सपीरियंस मेंशन किया है जो इनइक्वालिटी का उन्होंने अपने बचपन में सफ़र किया था। अब ही वॉज अ दलित, दलित मीन्स ब्रोकन। वाल्मीकि जी जो हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वो दलित बैकग्राउंड से थे, और दलित का मतलब होता है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब ये एक ऐसा वर्ग है हमारी सोसाइटी का जिसे अलग कर दिया जाता है, जिसे लोअर कास्ट समझा जाता है, जिसे अलग करके निचला दल स्थान दिया जाता है। तो इसलिए दलित का मतलब है ब्रोकन। यहीं से दो क्वेश्चंस मोटा मोटा बनते हैं। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स और उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, झूठन जो है वो ऑटोबायोग्राफिक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और दलित का मतलब है ब्रोकन। ठीक है, ही राइट्स इन हिज बुक, उन्होंने अपनी बुक में क्या मेंशन किया है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। कैसे सिर्फ ओम प्रकाश जी को उनके जो मास्टर हैं, उनके जो क्लास टीचर थे, कैसे उनको सबसे अलग बिठाया करते थे। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। अभी तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों ने ये चीज़ देखा है, जो पहले के टाइम पे स्कूल हुआ करते थे वहाँ पे मैट बिछाया करते थे, यानी दरिया टाइप होती थी, तो उस पर जैसे वो बिछा दिया, और जहाँ पर वो दरी की मात्रा यानी दरी जहाँ ख़त्म होती है वो टीचर उनको वहाँ बिठाया करते थे जहाँ पर मैट भी नहीं होता था, सिर्फ ज़मीन पर बिठाते थे। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, सबसे दूर, कई बार तो आखिरी में बिठाया करते थे। राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास। समटाइम दे हैव टू बीट मी विदाउट एनी रीज़न। अब क्या है, उनके साथ ऐसा अलग व्यवहार क्यों किया जाता था? क्योंकि वो टीचर के सबसे फेवरेट थे? नहीं, क्योंकि वो दलित बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इसलिए उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता था। दलित जो ब्रोकन है, जिसको सबसे निचला वर्ग, निचला स्थान दिया गया है, सबसे लोअर कास्ट जिसे बोला जाता है, इसीलिए वहाँ के टीचर्स ही उनके साथ इतना भेदभाव करते थे। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. सोचिए आप 7th क्लास में हैं, मेरी नज़र में आप ऑलरेडी बहुत छोटे हैं। तो जब वो 4th क्लास में थे, यानी ओम प्रकाश जी जब वो 4th क्लास में थे, हेडमास्टर ने उनको पूरा स्कूल और प्लेग्राउंड साफ़ करने को बोला। वैसे तो कुछ बुरा नहीं है अगर आप साफ़ करने को बोल रहे हैं, बट फिर कहाँ गई इक्वालिटी? सिर्फ एक ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? या तो सभी को बोलो, टर्न्स लगाओ, सबकी रोटेशन लगाओ कि हाँ ठीक है, आज इसकी टर्न है, आज उसकी टर्न है, लेकिन एक ही बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अब ऐसा ना कई दिनों तक चलता रहा। दिस कंटिन्यूड फॉर अ कपल ऑफ डेज, एंड वन डे व्हेन हिज फादर सॉ हिम स्वीपिंग, ही टुक हिम बैक होम। एक दिन क्या हुआ, उसके पापा ने उसको ये काम करते हुए देख लिया, तो उसके पापा ने उसको वहाँ से ले गए। ये जो आपने स्टोरी, ये जो ऑटोबायोग्राफी आपने ओम प्रकाश जी की देखी कि कैसे उनके साथ बचपन में कैसा व्यवहार होता था, कैसा बिहेव करते थे उनके ही हेडमास्टर इतने सारे बच्चों के सामने,
तो ये इक्वालिटी के सामने कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस इज अ कास्ट सिस्टम एंड दिस इज कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी ऑल्सो। तो हम कहते तो हैं कि हम इक्वल हैं, सिर्फ वोटिंग राइट दे देना सिर्फ इक्वालिटी नहीं होती, हमें हर नज़रिए से, हमें सारे स्फेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली बिहेव भी करना चाहिए। अभी हम एक नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे इसके बाद, और उसमें भी एक और चैलेंज को लेकर आने वाले हैं, आगे देखिएगा। नाउ हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। ये जो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की जो स्टोरी है वो बेस्ड है इक्वालिटी बेस्ड ऑन रिलीजियन। कैसे हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो स्टोरी में इनइक्वालिटी देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट था, इस वाले में देखेंगे इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। क्या होता है कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट ऑन द रेंट इन द सिटी। देखिए पहली बात स्टूडेंट्स, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो इनइक्वालिटी है वो पिछड़ा वर्ग हमेशा गांव जैसी लोग जगह पे या फिर बहुत ही बैकग्राउंड जिनका लो हो उसी जगह पे देखने को मिलता है। अब ये जो मिस्टर मिसेस अंसारी की जो स्टोरी है ये तो शहर की स्टोरी हुई ना, वो जो है रेंट देख रहे हैं सिटी में, तो कैसे सिटी जैसे शहर में भी ये लोग इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। अब मिस्टर मिसेस अंसारी वर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट ऑन द रेंट इन द सिटी, तो वो क्या करते हैं, अपने डीलर को कॉन्टैक्ट करते हैं। डीलर जो है उनको कुछ अपार्टमेंट्स दिखाता है, उनको एक अपार्टमेंट पसंद भी आ जाता है। अब अपार्टमेंट पसंद आने के बाद ओनर से जो है वो बात होती है, ओनर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। जो ओनर है वो द ओनर रिफ्यूज टू रेंट अपार्टमेंट टू अंसारी फैमिली बाय मेकिंग वेरियस इररेलेवेंट एक्सक्यूजेस सच एज दे ईट मीट। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, ओनर ने रिफ्यूज क्यों किया इन लोगों को रेंट देने के लिए? क्योंकि अंसारी फैमिली है, क्योंकि रिलीजियस इनका दूसरे बैकग्राउंड का है, अंसारी बैकग्राउंड का है, ठीक है ना, मुस्लिम बैकग्राउंड का है। तो ओनर ने इस चीज़ को मना कर दिया। अब डायरेक्ट तो मना कर नहीं पाया, तो इररेलेवेंट एक्सक्यूजेस दे रहा है कि ये लोग मीट खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए हम लोग ये रेंट पे इनको अपार्टमेंट नहीं दे सकते, तो आसपास की सोसाइटी परेशान होगी या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट द ट्रू रीज़न वॉज देयर रिलीजियन, कि कैसे उनका जो बैकग्राउंड है, जो रिलीजियन है वो मुस्लिम बैकग्राउंड से है, इसलिए ओनर ने मना कर दिया। अब डीलर जो है उनको सजेस्ट करता है अंसारी फैमिली को कि क्यों ना आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, नाम मतलब अपना जो सरनेम है वो चेंज कर लीजिए, उससे आपको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी रेंट पे घर लेने के लिए। अब अंसारी फैमिली को ये चीज़ उनकी डिग्निटी पे बात आ जाती है, यानी उनके गौरव पे बात आ जाती है ना। हु इज़ गौरव? गौरव आपका क्लासमेट है। नो, गौरव आपका क्लासमेट नहीं है। डिग्निटी का मतलब होता है हिंदी में गौरव, जिसका और अच्छे से मतलब बताऊं तो सेल्फ रिस्पेक्ट। अब अंसारी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई कि हम अपना नाम क्यों चेंज करें सिर्फ रेंट पे घर लेने के लिए। अब जो हमारा इसी से ही नेक्स्ट टॉपिक बनकर आता है वो आता है डिग्निटी का। डिग्निटी पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन इससे पहले इक्वालिटी टॉपिक को कंक्लूड करते हुए कैसे आपने देखा कि सिर्फ इक्वालिटी हमारे को वोटिंग राइट तक नहीं सीमित रखनी है, लेकिन आज की डेट में भी सोसाइटी में इक्वालिटी का रोड़ा बनने वाले यानी चैलेंजेस कितने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अब आप पूछोगे कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मैं 7th क्लास में हूँ, एक आगे वाला बच्चा 10th क्लास में है, तो इसके बेसिस पे बोल रहे हो? नहीं, क्लास डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो इक्वालिटी को हमें सिर्फ वोटिंग राइट तक सीमित नहीं रखना है, इक्वालिटी को हमें इन सबसे दूर रखते हुए अपने आसपास भी देखना है। स्टूडेंट्स ऐसा मत कीजिएगा कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तब तक ही आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। आपको हर चीज़ पर अपने आसपास भी अगर आपको लगता है कि कुछ इनइक्वालिटी हो रही है जाने अनजाने, तो उसे थोड़ा आराम से सहज अपनी समझ और बूझ के साथ समझाएं और इक्वालिटी इक्वल करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डिग्निटी पे बेस्ड है। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी क्या है अभी मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है हिंदी में गौरव यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, द रीजन बिहाइंड द अनइक्वल ट्रीटमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, क्लास बैकग्राउंड हो गया, यानी अमीर गरीब के बेसिस पे भेदभाव हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड। क्या होता है, लेट से मान लो आप और मैं,
हम दोनों किसी लाइन में खड़े हैं किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, लेकिन आपको प्रेफरेंस मिल गई, मुझे प्रेफरेंस नहीं मिली। आपको प्रेफरेंस इसलिए मिली क्योंकि आपका कास्ट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका कास्ट और मेरे कास्ट में अंतर था। तो मेरे कास्ट यानी मान लो मैं दलित बैकग्राउंड की हूँ, तो मेरे दलित बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे अनइक्वल ट्रीट किया गया। तो उस अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से मेरी डिग्निटी भी हार्म हो जाती है। तो ड्यू टू दिस वन फील्स एज इफ ही और शी इज लेस देन इक्वल। अब आप इस चीज़ को स्टोरी से कनेक्ट करें, कैसे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को उनकी डिग्निटी पे अटैक हुआ, उनकी डिग्निटी को हार्म करने की कोशिश की गई कि आप अपना नाम ही चेंज कर लो। क्यों भाई, नाम क्यों चेंज करें? अरे बाबा, रेंट पे घर नहीं मिल रहा तो हम और ट्राई कर लेंगे, बट नाम चेंज करना इज नॉट द सोल्यूशन ना। ऐसे तो आप ऑल द टाइम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलते रहेंगे, आज ये चेंज कर लें, कल को वो चेंज कर लें। तो एवरीबडी डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, बिकॉज ऑल आर इक्वल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम सब एक हैं। वो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ये तो हम लोग ही हैं जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर जाते हैं, अमीर गरीब, काला गोरा, किसी का रिलीजन, किसी का कास्ट। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है।